अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए नावल लेकर आए हैं उसका नाम है धड़कनों की दस्तक और इसके राइटर हैं शहजाद जहां। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। रहीला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी, सिरके हुए पर्दे से मध्यम रोशनी छंक कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेसब्र लेटी रही। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कंबल में लपेट कर लेटे रहना चाहती थी। करवट के बल लेटे लेटे उसने पीछे देखा। नदीम भी जाग गया था और चित लेटा हुआ था। जाग गई तुम? इसकी आहट पाकर वह मध्यम आवाज में बोला और इसकी तरफ करवट बदल कर करीब आया। इसका चेहरा रहीला से कुछ ही दूर आ गया था। रहीला ने नींद से भरी मंदी हुई आंखों से इसे देखा और कसमसा कर जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह ना थी कि वह दूर हो पाती। नदीम ने इसके बाजू पर हाथ रखा और फिर इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ इसके कंधे की तरफ आने लगा। इसे लंबी सांस ली और खामोशी से इसके हाथ को अपने बाजू पर हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर इसकी वहशत सहती रही थी। काटे और नोचे जाने के निशान इसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो इसे रात भर सजा देता रहा था, तड़पाता रहा था। कुर्ब के लम्हों में वो जानवर बन जाता था। इससे रहीला की जरा परवाह नहीं रहती थी। अब भी वो मनमानी किए जा रहा था, लेकिन इससे शादी रहीला का अपना फैसला था। इससे वो दिन याद था जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी। वो इसकी फ्रेंड का भाई था और वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इनके घर गई थी। बर्थडे तो मना ली इसने, लेकिन दिल हार बैठी। फिर वो बहाने बहाने से इनके घर जाने लगी। जल्द ही वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेजी से करीब आए थे। फोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और वो बाहर मिलने लगे। पहले पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट में और फिर बात होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई। वो ज़्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश सी थी इसमें। रहीला इसकी तरफ खींचती चली गई। इसकी कोई बात नहीं टालती थी। वो इसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाने लगा। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके इसके साथ होटल के कमरे में पहुंची, तो इसकी कैफियत अजीब थी। वो इसे पसंद करने लगी थी। वो भी इससे प्यार का दम भरता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलना इसे थोड़ा अजीब लगा। रहीला बुरके में मलबूस होटल के कमरे में दाखिल हुई तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मेहरबंद बोतल पड़ी थी, जिससे जाम भरकर वो चुस्कियां लेता रहा। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। अब इसकी नज़रें रहीला के पुरशबाब बदन पर थी। रहीला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो इसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फिर जब नदीम ने इसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धकेला तो वो हवास बाख्ता हो गई थी। अगर ये सब शादी से पहले हो जाता तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाती और इससे गुस्ताखियाँ करने लगा था। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो रहीला ने इसे रोक लिया था और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया था और ज़बरदस्ती पे उतर आया, मगर रहीला अड़ गई। इसे प्यार के वास्ते दिए कि अगर वो सच्चा है तो इसे पहले अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मश्तल होकर कमरे से निकल गया। वो रात रहीला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी। सुबह जब वो लुटे पुटे कदमों से घर जा रही थी तो इसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई। शायद इसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था। अपना आप इसे सौंप देना चाहिए था, लेकिन इसका गम यकलख्त खुशी में बदल गया जब कुछ ही दिन बाद इसके लिए नदीम का प्रपोजल आया था। नदीम अगरचा बेहद गुस्से में होटल के कमरे से निकला, मगर बाद में इसने ठंडे दिल से सोचा वो खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इनकी जायदाद की वारिस थी। इससे शादी करके वो सब इसे मिल जाता। नदीम को इससे शादी घाटे का सौदा नहीं लगा। इसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। रीला के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर इतराज़ था। वो इसकी शादी अपने एक भतीजे से करना चाहती थी, मगर रहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो इकलौती और लाडली थी जिसकी वो कोई बात ना टालते थे। इन्हें इसकी जिद से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। रहीला की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गए जो इससे इसके बाबा ने जहेज में दिया था, मगर कुछ महीनों में ही नदीम की शख्सियत का खौल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। इनके बात बात पर झगड़े होने लगे और बात मारपीट तक पहुंच गई।
ندیم इसे तकलीफ देता था, मामूली बातों पे बेदर्द मारता था। कई बार जब वो इसे मारता तो वो सीधी सो नहीं पाती थी। कल भी इनका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए ले। रहीला ने तामल किया क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने इसे गालियां दी। पिछली रात काफ़ी गरा गुजरी थी। नदीम ने इसे देर तक सोने ना दिया था। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अब भी वो रहीला पे झुका, इस पर अपनी वहशत के निशान छोड़ रहा। ढीला सा गाउन इसने नीचे कर लिया था और इसके कंधे अर्या हो गए थे। वो इसकी तरफ मुड़ी, गाउन अपने कंधों पर ठीक किया और इसका चेहरा हाथों में थाम कर ज़रा दूर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा? वो ऐसा से बोली। नहीं, इसने कहा और इसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सुर्ख हुई। आप लेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। इसने गाउन के थामते हुए इसे याद दिलाया। इसके बदन से टीसें उठ रही थीं। वो इसका महबूब था जिसका कुर्ब रहीला को पसंद था, मगर वो इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था, जिस बात से वो नाला थी। अब भी रहीला खुद पे जब्त किए से टाल रही थी। नदीम ने बेख्तियार टाइम देखा। वाकई ज़्यादा वक्त नहीं था। इसने गाउन उतारने का इरादा तर्क कर दिया और ये काम रात पे छोड़ दिया। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप ही उठ जाएं वरना देर हो जाएगी। वो अपने वजूद को समेटते हुए उठी और ज़ख्म वजूद लिए उठी। बेड के करीब पड़े हुए चप्पल पहने और एक नज़र इस पे डाल के गाउन संभालती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो बिना शर्ट के सीधा लेटा हुआ से जाते हुए देखता रहा। अम्मी मैं जा रहा हूँ, अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ हैं आप? सदफ और दुपट्टा ओढ़कर और अपना नाजुक सा ऊनी हैंडबैग कंधे पर लटकाकर लॉन्च में आई और अम्मी को पुकारा था। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के तौर पर इसका पहला दिन था। वह नक से तैयार हुए थी। लंबे बाल जोड़े की शक्ल में पुश्त पर थे। इसने हल्का सा मेकअप कर रखा और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। बेहद खूबसूरत कामदार शलवार कमीज सूट में इसका मतवाज़न बदन भला लग रहा था। अम्मी किचन से हाथ पोंछते हुए आई थी और बेख्तियार इसकी बलाएं लेते हुए इसका माथा चूमा। जाओ बेटा, कब तक आओगी? वो पूछने लगी। 4 बजे छुट्टी होगी अम्मी, तब ही आऊँगी। इसने अम्मी को खुदाफिज कहा और बरौनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आई। अपनी छोटी सी गाड़ी इसने स्टार्ट की। तब तक चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो ड्राइव करते हुए बाहर आ गई। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। इसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे। ये बंगला इन्हें रिटायरमेंट के बाद मिला था, जिनमें वो लोग रह रहे थे। अब्बू 3 साल पहले फौत हो गए थे। पेंशन की रकम अम्मी को मिल जाती थी, जिससे अच्छा गुजर बसर हो जाता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसी वजह से वो काफ़ी जिम्मेदारी महसूस करती थी। इससे छोटी नही थी जो कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, और सबसे छोटा इकराम था जो मैट्रिक में था। वो खूबसूरत और तमीज़दार थी। इसके लिए बेशुमार रिश्ते आए थे। अम्मी के इसरार के बावजूद इसने सब ही मना कर दी और अपनी तवज्जो तलीम पर मरकोज़ रखी। वो अपने घर के बहुत से अमूर संभालती थी। अगर वो शादी करके चली जाती तो अम्मी के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाता। इकराम अभी छोटा और ना समझता और नहीद अलड़ और बेवकूफ़ सी थी। इन सब के लिए सदफ ने अपनी खुशियों का गला घोंटते हुए शादी ना करने का फैसला किया था। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच कर इसने अपना कार्ड दिखाया तो इसे जाने की इजाज़त मिल गई। गाड़ी अंदर ले जाते हुए मैनेजमेंट सेंसर डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में ले आई। गाड़ी से उतर के इसने बिल्डिंग की तरफ देखा। 3 मंजिला सफ़ेद रंग की इमारत सामने थी, जिसके सामने हरी भरी बाड़ लगी हुई थी। वो नीचे उतरी, धूप का चश्मा ऊपर करके बालों में अटकाया और गाड़ी लॉक करके सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बिल्डिंग के अंदर आ गई। ये क्लासरूम्स का एरिया था। अभी सुबह थी और कुछ ही स्टूडेंट नजर आ रहे थे। इसने एक स्टूडेंट को रोककर ऑफिस एरिया का पूछा। सीधी जाएं और कॉरिडोर में लेफ्ट मुड़ जाएं। इसने रास्ता समझाया तो सदफ कंफ्यूज सी इस तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर में मुड़कर इसने इधर उधर देखा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऑफिस एरिया कहाँ है। करीब ही एक आदमी स्टाइलिश से सूट बूट में मलबूस फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने। नदीम दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था कि इसे नस्वानी आवाज़ आई। वो फ़ोन को कान से लगाए मुड़ा। वो ठटका लड़की काफ़ी थी मगर कदरे परेशान लग रही थी। जी फरमाइए, इसने एक ही नज़र में इसका जायज़ा लेते हुए कहा। इस डिपार्टमेंट का ऑफिस एरिया कहाँ है? ऑफिस एरिया तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? नदीम ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। फ़ोन इसने बंद करके जेब में डाल लिया था। मैं न्यू टीचर हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट हुई हूँ। मेरी यहाँ आज पहला दिन है। तो आप हैं वो? इसने सर तपा इससे देखा और एक लंबी सांस ली। वो खूबसूरत थी। मेरा नाम नदीम है और मैं भी यहाँ टीचर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सदफ है। वो हल्का सा मुस्कुराई और दुपट्टा ठीक किया। अभी ऑफिस तो नहीं खुले
اور پتہ نہیں آپ کو کون سا آفس دیا جائے، تب تک آپ چاہیں تو میرے آفس میں بیٹھ سکتی ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی۔ آئیں یہاں باہر تو نہ بیٹھی رہیں گی آپ، آفس میں چلیں، اب ہم کولیگس ہیں۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ساتھ چلتے ہوئے آفس تک آئے۔ ندیم دروازہ کھولنے لگا تو وہ اپنا بیگ تھامے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والے پرفیوم کی ہلکی سی مہک ندیم کو آئی، جسے لمبا سانس لے کے اس نے اپنی اندر جذب کیا۔ اس کے وجود میں ہلچل سی ہونے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اسے ساتھ لیے اندر آ گیا۔ دروازہ خود ہی بند ہو گیا تھا۔ بیٹھ جائیں، اس نے اشارہ کیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور بیگ کندھے سے اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ جی تو صدف، اپنے بارے میں ذرا بتائیں، وہ کچھ ہی دور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ پرکشش تو تھی، ندیم نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ تیکھے نقش، شفاف چہرہ اور بے حد متوازن بدن۔ ندیم کا دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ اسے ہمیشہ سے ایسے حسن کی تلاش رہی تھی۔ وہ اس سے بتانے لگی اپنی تعلیم کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں۔ وہ بظاہر دلچسپی سے سنتا رہا، مگر اس کی نظریں صرف صدف کے چہرے اور جسمانی خد و خال میں الجھی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد رحیلہ سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی اور وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوا تھا، جس میں اسے کبھی مشکل نہ ہوئی تھی۔ اپنے اندر کے انسان کو وہ بڑی کامیابی سے چھپائے رکھتا تھا۔ کئی عورتیں تھیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات رہے تھے، کچھ اس یونیورسٹی میں اور کچھ باہر، لیکن کچھ عرصے سے کوئی بھی نہ تھی اور اسے رحیلہ پر گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ صدف کو دیکھ کر اس کے جذبات امڑنے لگے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ چو نظروں سے گاہے بگائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کمر کے پاس سے قمیص قدرے تنگ تھی، جس نے اس کی پتلی نازک سی کمر کو جکڑ سا لیا تھا۔ وہ اس سے کافی دیر باتیں کرتا رہا اور اسے نگاہوں میں سموتا رہا۔ وہ اس سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ پھر آفس کھل گئے اور وہ باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آیا۔ مس صدف، یونیورسٹی میں پھر سے خوش آمدید۔ آپ بہت خوبصورت اضافہ ہو ہماری یونیورسٹی میں۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ بولا۔ وہ ہلکا سا جھنبی اور مڑ کر اسے بغور دیکھا۔ آپ کو آفس مل جائے تو بتانا، آپ کا آج کا لنچ میری طرف سے ہوگا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، آفس تو مل جائے نا مجھے پہلے، پھر میں سب سے مل لوں، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی چال میں ایک توازن تھا، قمیص قدرے چست اور اس کا نازک سا بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ ندیم کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا۔ صدف ندیم کے آفس سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آفس کی طرف بڑھی۔ وہ کافی دیر اس کے آفس میں بیٹھی رہی تھی۔ نئی جگہ پہ آنے کے بعد عجیب سی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، مگر ندیم سے بات کر کے اسے لگا وہ کافی عرصے سے یہاں ہے۔ وہ اسے کافی سلجھا ہوا لگا۔ اس کی بات کرنے کے انداز سے وہ متاثر ہوئی تھی۔ وہ دھیمے انداز میں بات کرتا تھا اور عجیب طرح کی کشش تھی جس سے وہ مانوس ہو گئی تھی۔ ندیم کی عمر کتنی ہوگی، شادی ہوگی یا نہیں، 30-35 تک کا لگتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ چلو پوچھ لوں گی، یہی سب سوچتے ہوئے وہ آفس میں داخل ہو گئی۔ 10 بجے تک رحیلہ نے گھر کے ضروری کام نپٹائے، پھر واش روم میں گھس گئی اور شاور لینے لگی۔ اس کے بدن کو ندیم نے کئی زخم دیے تھے جن پر پانی پڑنے سے اسے جلن سی ہونے لگی۔ نہانے کے بعد اس نے وارڈروب سے میرون کلر کا ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہنا۔ اسے کہیں جانا تھا۔ میک اپ کے نام پہ اس نے ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا اور شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ اور بھرا بھرا دلکش بدن اسے سب کی نگاہوں کا مرکز بنا دیتا تھا۔ شادی کے بعد اس کے مزاج کی شگفتگی، چہرے کی رونق قدرے ماند پڑ گئی تھی۔ گالوں پر ہلکی سی پلاہٹ تھی اور آنکھوں میں حساسیت۔ کچھ عرصے سے اس نے بننا سنورنا کم کر دیا تھا، اس لیے دیے حلیے میں رہنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ ایک بھرپور جوان اور دلکش لڑکی تھی۔ شادی کے کئی سال بعد بھی بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کا توازن برقرار تھا۔ ذرا سی تیاری کے بعد اس کا چہرہ نکھر آتا تھا۔ اسے بچوں کی چاہ تھی، مگر ندیم کو بچوں کے نام سے ہی چڑھتی۔ رحیلہ نے ایک بار دبی زبان میں اس سے بچوں کے بارے میں بات کی تھی، جسے اس نے انسنی کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اوڑھ کر جوتے پہنے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ مختصر سے لون کو عبور کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ 3 کمروں اٹیچ باتھ کچن، چھوٹے سے لون اور پورچ پر مشتمل یہ مکان اسے پیرنٹس کی طرف سے ملا تھا اور ان دونوں کے لیے کافی تھا۔ سبز رنگ کا خوبصورت سا آنی دروازہ کھول کر وہ باہر آئی اور دروازہ لاک کیا اور دوپٹہ سنبھالتی کشیدہ گلی میں ایک طرف چل پڑی۔ کچھ ہی دور آ کر وہ ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ وہ آہستگی سے اپنی انگلی کال بیل کے بٹن پہ رکھی اور اندر کہیں گھنٹی بجی تھی۔ اس نے انگلی کچھ دیر دبائے رکھی۔ چند لمحے بعد قدموں کی چاپ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دی تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا۔
रहीला ने ओढ़नी को ठीक करते हुए देखा। उलझे हुए हुलिये वाले 24-25 साल के एक लड़के की झलक दिखाई दी। इसने रहीला को बगौर देखा। इसकी आंखों में शनासाई की झलक, हल्की सी चमक थी। अमीना खाला हैं घर पे? रहीला ने इसके खुले गिरबान को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जी हाँ। इसने इस बात में सर हिलाया। कहाँ है? मुझे इनसे कुछ काम है, आप अंदर आ जाएं, इसने कहा और एक तरफ हो गया। वो झिझकती हुई अंदर आ गई। कहाँ है खाला? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। अंदर है, रूम में, आप वहीं चली जाएं। वो इसके बिल्कुल पीछे आ रहा था। वो अंदर की जानिब बढ़ी। ये मकान भी इसके घर से मिलता जुलता था। इस सोसाइटी के तमाम मकानात को तकरीबन एक ही अंदाज में तमीर किया गया था। अंदर एक डेढ़ उम्र खातून सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थी और हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। इसे देखकर वो बेख्तियार मुस्कुराई और उठकर इसे गर्मजोशी से गले लगाया और गाल चूमे। बेटा तुम यहाँ आओ, आओ बैठो। वो इसे सोफे पर बैठाते हुए बोली। रहीला सिमट कर इनके करीब बैठ गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ खाला, बस जी रही हूँ, वो स्पार्ट से लहजे में बोली। आपसे काम का बोला था, रहीला ने पैरों बदलते हुए कहा था। इनके चेहरे का रंग कदरे तब्दील हुआ था। बोले ना खाला, काम किया है आपने मेरा? इसने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए बेचैनी से दरियाफ्त किया। नहीं रहीला, उन्होंने ठहरे अंदाज में कहा। तुम खुद को संभालो, नशा अमेज चीज़ें और अदवायात तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। इनके लहजे में शफकत थी। रहीला होंठ पीछे इन्हें देखती रही। नदीम का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था, जिसकी वजह से वह साबी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। कुछ दिन पहले जब अमीना खाला इनके घर आई तो रहीला ने इनसे अपने दुख सुख बांटे। तब उन्होंने इसे एक दुआ ला के दी, जिसकी एक खुराक लेने के बाद रहीला ने बेहतर महसूस किया था। वो दिन भर सोती रही और रात में भी इसके हवासों पर पुरलुफ्त सी धुंध सी छाई रही। ये नशावर दवा का सरूर था। वो सब कुछ भुलाए रही। तब इसने इन्हें कहा था कि इसे वो मज़ीद दवा दें। हाँ, वो चीज़ें ना इस्तेमाल करो बेटा, तुम्हें लत पड़ जाएगी, अमीना खाला ने कहा। पढ़ जाने दे खाला, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तल्खी से बोली। मैंने कुछ किताबें मंगवाई थी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, वो पढ़ो तुम और अपना ध्यान भटकाओ। किताबों से मेरा क्या भला होगा खाला, मुझे लगा आपने काम कर दिया होगा तभी मैं आई। वो मायूस हुई थी। अरे वो नशा वाली कोई चीज़ थी जो काशिफ लाया था मेरे लिए। काशिफ इनके बेटे का नाम था, जिसने रहीला के लिए दरवाज़ा खोला था। मैं जोड़ों के दर्द के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इससे आराम आता था जो एक वक्त के लिए मैंने तुम्हें दे दी। तुम्हें खुदा ना खास्ता क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी? छोटी बच्ची हो तुम, तुम्हारी उम्र ही क्या है, उन्होंने खुफगी से कहा। ज़रूरत है खाला। इसने इनकी तरफ देखा और दुपट्टा सरका दिया। इसकी गर्दन और गले का हिस्सा नुमाया हुआ था। खाला ने इसे देखा और इनके चेहरे पर तासुफ उभर आए। यकीनन उन्होंने इसके जिस्म के ज़ाहरी हिस्सों पर नोचे जाने के निशानात देख लिए थे। इसका बदन ऐसे निशानों से हटा हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं खाला, इससे ज़्यादा टॉर्चर वो मेरी रूह पर लगाते हैं, वरना मैं ये खुशी खुशी सह लेती। इसने दुपट्टा बराबर किया था। मैं समझ रही हूँ रहीला, मगर तुम अपने हालात से फरार हासिल करने की कोशिश कर रही हो, जो बुज़दिली है। वो इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। देखो तुम्हारा हुलिया कैसा हो रहा है, तुम इतनी प्यारी हो, ज़रा बन ठन के रहो, नए लिबास में खूब तैयार हो के अपने मर्द को अपनी तरफ राग़ब करो, ऐसे कि इसे तुम्हारे सामने सब हीच नीच लगे। इसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाओ। वो खामोशी से सुने गई। तुम तो प्यार करती हो ना इससे? इसने आंखों में उदासी लिए इस बात में सर हिलाया। तब वो भी तुम्हारे रवैये से मुतासर होकर तुम्हें प्यार करने लगेगा। अच्छा खाला, वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई थी। हाँ बेटा, मुझे यकीन है। उन्होंने इसका हाथ दबाया। इसकी आंखों में उम्मीद की जोत जागी थी। हाँ, कुछ किताबें हैं, वो भी तुम पढ़ो, काशिफ से मंगाई थी मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है, दे दें, इसने कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। खाला इसके साथ बाहर आई थी। रहीला को वो किताबें ला दो बेटा, उन्होंने काशिफ को मुखातिब किया था, जो कमरे के बाहर कुर्सी डाले बैठा था। और वो उठा और एक कमरे में गायब हो गया। रहीला धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो किताबें लिए इसकी तरफ आया था। ये लो, इसने किताबें रहीला की तरफ बढ़ाई। अमीना खाला वापस कमरे में जा चुकी थी। शुक्रिया, वो बोली और किताबें थाम ली। ये 3 किताबों का सेट था। सुनो, तुम्हें ड्रग चाहिए ना? वो इसकी तरफ ज़रा झुककर राजदाना अंदाज में बोला था। रहीला चूक पड़ी। शायद वो कमरे से बाहर बैठकर इनकी बातें सुनता रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं ला के दे सकता हूँ। रहीला ने इसे बगौर देखा। इसके गर्दन के कई बटन खुले हुए थे, जिससे इसका बालों भरा सीना आया हो रहा था। इसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी।
वो इस घर में अक्सर आती रहती थी और काशिफ से आमना सामना होता रहता था, मगर ज़्यादा बात करने की नौबत नहीं आई थी। रहीला कंफ्यूज पड़ गई थी, वो इनका राजदार बन चुका था। ठीक है, ला दो मुझे, बिलाखिर वो बोली थी। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त होगी, काशिफ बोला था। कैसी शर्त? वो उलझी। काशिफ ने इसे सरतापा देखा था, इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। मैं बता दूंगा शर्त, तुम्हें बस कल आना हमारे घर। अभी बता दो शर्त, वो बस जिद हुई। नहीं, अभी तुम जाओ, कल आना, मैं बंदोबस्त करता हूँ। वो इसे पुरशौक निगाहों से देखे गया। रहीला ने मुंह बनाया और बाहर आ गई। सदफ अपने ऑफिस में बैठी थी, जो इसे आज ही अलाट हुआ था। वो सब टीचर्स कोलीग से मिली थी। नदीम और एक और टीचर रिफत से तो काफ़ी घुल मिल चुकी थी। मजमूई तौर पर पहला दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था। अभी छुट्टी होने वाली थी। सदफ ने कलाई पर बंधी नाजुक सी घड़ी देखी। छुट्टी होने में 5 मिनट थे। उसने अपना लैपटॉप ऑफ किया, दुपट्टा दुरुस्त किया और बैग कंधे पर लटकाकर बाहर की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अपनी जोंक में तेज़ी से बाहर निकली और कॉरिडोर में आते नदीम से टकराई थी। करीब था कि वो पुख्ता फर्श पर जोर से गिरती नदीम ने उसे थाम लिया और अपने पैरों पर खड़ा किया। एक लम्हे के लिए वो इसकी बाहों में झूल सी गई थी। सॉरी, मैं, वो बिना देखे अचानक कमरे से निकली। सदफ इससे अलग होते हुए हल्काकर बोली। इसके गाल तमतमा उठे थे। कोई बात नहीं, नदीम ने दोस्ताना अंदाज में कहा। वो इसे गहरी नजरों से देखा था। सदफ ने इससे निगाहें चुराई। दानास्ता वो इसकी बाजू में चली गई थी। अब वो इसके सामने शर्म से खड़ी नहीं हो पा रही थी। 29 साल जिंदगी में वो सनफ मुखालिफ के कभी इतने करीब नहीं आई थी। इसकी सांस फूल सी गई थी। ऑफिस मिल गया आपको? इसने पूछा था। जी मिल गया, इसने आस्तगी से कहा। अच्छा, और आपने आज मेरी लंच ऑफर भी कबूल नहीं की? वो इसके ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा बोल रहा था। सबसे मिलती रही और ऑफिस की सेटिंग करती रही, मौका ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, कल आपको सब ही टीचर्स वेलकम पार्टी देंगे, इसने कहा तो सदफ ने इस बात में सर लाया और निगाहें उठा के से देखा। वो इससे ही देख रहा था। इसने पलकें झुकाई। वो रिफत के कमरे में चली गई। इस दिन वो घर में अम्मी के साथ काम निपटा कर कमरे में आई और सोने के लिए लेटी तो उसे नदीम से टकराना फिर याद आया। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी जागी। वो किसी मर्द के कभी करीब नहीं गई थी। अपनी तलीम और फैमिली को तरजीह देते हुए कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी और नदीम शादीशुदा था, ये इससे पता चल चुका था। और वो इसके बारे में सोच रही थी, क्या शादीशुदा मर्द भी पसंद आ सकता है? इसने खुद से पूछा और खुद को मलामत की। कल इसे वेलकम पार्टी दी गई थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो इसके बारे में सोचने लगी। शाम होने को थी। रहीला लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। इसने अमीना खाला की बातों का गहरा असर लिया था और नक्सर से तैयार हुई थी। शफोन की एक उम्दा जर्द रंग की साड़ी पहनी हुई थी और काफ़ी मेहनत से किया गया मेकअप था। बाल इसने सलीके से पुश्त पर फैला रखे थे। वो कुछ साल पहले की रहीला लग रही थी। साड़ी ने इसके क़यामत खेज बदन को नुमाया कर दिया था। ब्लाउज का गला कुछ हद तक गहरा था, जिसे इसने पल्लू से ढांप रखा था, मगर जिसके लिए तैयारी की थी वो अभी तक घर नहीं आया था। इसने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा और तपाई पर रखा फ़ोन उठा लिया। नदीम का नंबर डायल करके इसने फ़ोन कान के पास रखा। बेल जाती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई थी। वो मायूस हुई लेकिन कॉल फिर से मिला दी। इस बार आगे से कॉल काट दी गई थी। वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। मसरूफ़ होंगे शायद, इसने खुद को दिलासा दिया था। लेकिन नदीम रात के तक घर ना आया, ना ही कोई राब्ता किया था। डिनर के नाम पर रहीला ने 2 लुकमे जहर मार किए और कपड़े बदलकर स्लीपिंग गाउन पहना। मुंह धोया या मेहनत से किया गया मेकअप वॉश बेसन में बहाकर वह सुदा सी सोने के लिए लेट गई। ये सब इसकी ये सब इसके बर्दाश्त से बाहर था। वो कल काशिफ से मिलने का इरादा कर चुकी थी, जिसने किसी शर्त का जिक्र किया था। पैसे ही मांगेगा, दे दूंगी, इसने सोचा। इसे अंदाज़ा नहीं था कि शर्त क्या हो सकती है। आप रात को किस वक्त आए थे? रहीला ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। जिस वक्त मेरा दिल किया वापस आ गया। तुम यूँ रवायती बीवियों की तरह मुझे फ़िक्रमंदी ना जताया करो। इसने तल्ख अंदाज में इसे झाड़ा। मुझे सच में फ़िक्र थी नदीम, मैं सोई नहीं, बहुत देर तक आपका इंतज़ार। बस बस, इसने हाथ उठाकर दस्ती से इसकी बात काटी। कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की। मैं जब आया तुम मज़े से सो रही थी। अब मुझे जता रही हो तुम। आपको हर बात में गलत ही लगती हूँ, इसने कतरे जलाए हुए अंदाज में कहा तो वो दांत पीसता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। बेड पर बैठे बैठे वो डरी। तुम बहुत ज़बान चल रही है तुम्हारी। इसने रहीला का बाजू थाम कर बुरी तरह मरोड़ा और इसकी कमर से लगा दिया। वो तड़पी बाजू से दर्द की टीसें उठी थी। नदीम छोड़े मुझे, मेरा बाजू टूट जाएगा, वो दर्द से चिल्लाई।
اب بولو، چلاؤ اپنی یہ گز بھری لمبی زبان۔ وہ اس کے کان کے قریب غرایا تھا اور بازو پر دباؤ اور بڑھا دیا۔ وہ مچلنے لگی۔ ندیم پلیز چھوڑ دیں مجھے، اف میرا بازو ٹوٹنے لگا ہے، وہ کرا رہی تھی۔ آئندہ اپنی کالی زبان بند رکھنا میرے سامنے، ورنہ کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے رحیلہ کا بازو چھوڑ کر اسے دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گری۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا بازو ٹٹولا۔ کھچاؤ کی وجہ سے درد ابھی بھی ہو رہا تھا۔ وہ بازو سلانے لگی۔ ڈپارٹمنٹ کے سارے ٹیچرز چھوٹے سے حالنما کمرے میں جمع تھے۔ یہاں صدف کو ویلکم پارٹی دی گئی تھی۔ کئی فیمیل ٹیچرز بھی تھیں، لیکن وہ سب میں نمایاں تھی۔ ندیم ایک کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج وہ کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کی اسٹائلش لمبی سی قمیض اور جینس میں اس کی شخصیت نکھر آئی تھی۔ اس کی نگاہیں ندیم سے چار ہوئی تو وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ کیسے ہیں ندیم صاحب؟ وہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ یہ میرے نام کے ساتھ صاحب کا دم چھلنا نہ لگائیں۔ میرا نام ندیم ہے، مجھے ندیم ہی بلائیں۔ وہ اسے نگاہوں میں بھرتے ہوئے بولا۔ وہ دوپٹہ پہنے ہوئے تھی مگر اس کے بدن کی اٹھان چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ندیم نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ اس کی ترشے ہوئے لب، چھوٹی سی ناک اور کتابی چہرہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ اسے پانے کی خواہش اس لمحے اور بڑھی۔ ٹھیک ہے، نہیں لگاؤں گی ندیم، وہ سادگی سے بولی۔ ندیم نے اسے سراہا تھا۔ مجھے اس طرح کی پارٹنر پسند تو نہیں، لیکن یہ یہاں کا اصول ہے تو ٹھیک ہے، وہ بول رہی تھی۔ چھوڑیں، انجوائے کریں آپ، ویلکم ہے آپ کا یہاں پہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اور پلیٹ سے کبابوں کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ نگاہ اب بھی صدف پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں کچھ اور فیمیل ٹیچر نے صدف کو اپنی طرف بلایا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس کی چال پر غور کرتا رہا۔ پارٹی اچھی تھی، صدف کو کافی مزہ آیا۔ تقریباً سب ہی سے اس کا تعارف ہو گیا۔ ابھی وہ یونیورسٹی میں اپنا پہلا لیکچر دیکھ کے آفس میں آئی تھی۔ اپنا پی سی آن کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ہوا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان، اس نے کہا۔ ندیم اندر آیا تھا؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں ندیم آ جائے، میں فری ہوں، وہ پی سی کے ساتھ الجھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے دائیں طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ کوئی کام نہیں تھا، سوچا تم سے دو باتیں کر لوں۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسے کمپیوٹر کی پی سی کے ساتھ الجھا دیکھ کر اس نے دریافت کیا تھا۔ یہ اوپن نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، رکو مجھے دیکھنے دو۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس کی کرسی کے قریب جھکتے ہوئے ٹیبل کے نیچے پڑے کیبل کے ساتھ کھڑپڑ کرنے لگا۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، یوں کہ اگر وہ اپنا گھٹنا ذرا سا بائیں کرتی تو وہ ندیم کے بازو سے مس ہو جاتا۔ اتنے قریب آ کر وہ پھر سے بے چین ہوئی تھی۔ ہاں اب دیکھو، وہ چند لمحے بعد سیدھا کھڑا ہو کے بولا اور اپنا ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پہ رکھا۔ اب کی بار جب صدف نے آن بٹن دبایا تو اسکرین ایک جھمکے سے روشن ہو گئی۔ شکریہ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ تار نکل گئی تھی، وہ لگائی تو آن ہو گیا۔ اچھا، مجھے نہیں دکھائی دیا تھا، وہ قدرے شرمسار سی بولی۔ تو اینک لگاؤ تبھی دکھائی دے گا۔ وہ اس کی سر پر ہلکی سی چیتے لگاتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ صدف نے کرسی اس کی طرف موڑی اور اس کے دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ رات کو بھی وہ کافی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اب وہ پھر سامنے تھا، کیا وہ اسے پسند کرنے لگی ہے؟ اسے دل ہی دل میں سوچا۔ ندیم آپ شادی شدہ ہیں نا؟ وہ اس اچانک سوال پر چونکا تھا۔ ہاں، بدقسمتی سے، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ بدقسمتی سے کیوں؟ اس نے آئی برو کھچائے۔ کیونکہ یہ مجبوری کا سودا ہے، ورنہ وہ عورت اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ رہا جا سکے۔ شاید جلد ہی ہمارے راستے جدا ہو جائیں۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ اسے ندیم سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اتنے چارمنگ آدمی کو شریک حیات اچھی نہیں ملی تھی۔ مجھے ایک اور لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ کون؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ہے ایک، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شادی بھی تو نہیں ہوئی؟ ہاں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ہیں، وہ قدرے افسردگی سے بولی۔ کتنے سال کی ہو تم؟ لڑکیوں سے عمر نہیں پوچھتے، اس نے تنبیہ کی۔ ندیم ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اچھا نہیں پوچھتا، تم ویسے ہی بتا دو۔ 29 کی ہو جاؤں گی اگلے مہینے، وہ سادگی سے بولی۔ 29 کی لگتی نہیں تم، ندیم دھیمی آواز میں بولا۔ وہ سرخ ہوئی تھی۔ پھر کتنے کی لگتی ہوں؟ 25 کی۔ جی نہیں، اتنا بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ منہ بنا کے بولی۔ اچھا تم ذرا کھڑی ہو جاؤ۔ کیوں؟ کھڑی تو ہو پہلے ذرا۔ یہ لیں ہو گئی، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے غلط کہا تھا، تم 25 کی نہیں 20 کی لگتی ہو، وہ اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ حیا سے لال ہو گیا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔
मैं बदतमीज हूँ और तुम खूबसूरत, वो बेबाकी से बोला। सदैव इसे देखकर रह गई। वो इसकी तरफ खींचने लगी थी और अपने आप को समझने से कासिर थी। शादी ना हो सकने की वजह से इसके कुछ जज्बे नासुदा रह गए थे जो अब सर उठाने लगे थे। रहीला फिर अमीना खाला के घर आई थी, लेकिन इस बार इसका मकसद खाला से मिलना नहीं बल्कि काशिफ से मिलके वो दुआ लेना था। दरवाज़ा इसी ने खोला और इसे देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया। अंदर आ जाओ, इसने कहा तो रहीला ने अंदर कदम रख दिया। खाला कहाँ है? इसे दरियाफ्त किया। अंदर सो रही हैं कमरे में, इसने बेपरवाही से कहा। वो आज भी कल के जैसे हुलिये में था। जीन्स फटी हुई थी और शर्ट के बटन तो शायद वो बांधता ही ना था। इस वक्त सोई हुई है? रहीला ने कदरे हैरत से पूछा। दोपहर ढलने लगी थी और मौसम कदरे खुशगवार था। बादलों ने सूरज के चेहरे को ढांप रखा था। हो सकता है जाग रही हो, पर तुम्हें इनसे मिलना है क्या? वो रुककर इसे पूछने लगा। नहीं, मुझे मुझे तुम जल्दी से वो चीज़ दो, फिर मैं चली जाती हूँ, वो बोली। ठीक है, यहाँ कमरे में आ जाओ। कमरे में क्यों? वो बतकी। अरे डरो मत, आ जाओ, अंदर देता हूँ। वो डरी डरी इसके साथ आगे बढ़ी। काशिफ ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। रहीला दरवाजे में ही रुक गई। रुक क्यों गई? वो वापस मुड़ा और इसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। वो कसमसाई। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ सिंगल बेड पड़ा था जिसके साथ तपाई थी। इसके एन सामने एक कुर्सी और कंप्यूटर पड़ा था जिसकी स्क्रीन इस वक्त तारीख थी। कमरे में कई फैशन के रसाले बिखरे पड़े थे जिनमें लड़कियां नीम आराइयाँ पोज बनाए खड़ी थी। इन्हें देखकर वो चौंकी। छोड़ो हाथ, अब जल्दी से दो, वो हाथ छुड़ाते हुए बोली और कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। वह बेड किनारे नस्ब टेबल की तरफ बढ़ा और टेबल की दराज खोलकर कई चीज़ों के नीचे से एक छोटा सा पैकेट बरामद किया। ये है तुम्हारे काम की चीज़। वो पैकेट इसके सामने लहराते हुए कहा। इसमें सफ़ेद रंग का सफूफ था। रहीला ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने अपना हाथ एकदम पीछे कर लिया। ना, ऐसे नहीं, वो बोला था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि इसकी एक शर्त होगी? इसने रहीला के करीब आते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या शर्त? पैसे मैं लाई हूँ, ये लो। इसने मुट्ठी में पकड़े नोट इसकी तरफ बढ़ाए। कितने का है ये? जल्दी बताओ, नदीम आने वाले होंगे, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। पैसों का मामला नहीं, कुछ और शर्त है मेरी। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। वो इसके कुछ और करीब सिरका। क्या है बताओ भी। वो इसके करीब एन सामने खड़ा हो गया। वो इसकी नज़रों में छुपा पैगाम साफ पड़ने लगी थी। जो वो चाहता था वो बिन बोले समझ गई। तुम होश में तो हो? पता है कितने छोटे हो तुम मुझसे? हाँ पता है, मुझे 4 साल छोटा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मैं शादीशुदा हूँ। अब रास्ता दो मुझे, मैं जा रही हूँ। वो इसके हाथ अपने कंधों पर से झटकते हुए दो टोक अंदाज में बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसे काशिफ पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अच्छा रुको रुको। इसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर काशिफ लपक कर इसके सामने आया था। अब क्या है? वो गुस्से से बोली। ये लो, ले जाओ ये। कोई शर्त नहीं है मेरी। इसने पैकेट रहीला की तरफ बढ़ाया। आप क्यों दे रहे हो? वो तेज लहजे में बोली। सॉरी, शर्त के लिए मैं ज़रा बहक गया था। इसने नदामत से सर झुकाया। रहीला ने इसे बगौर देखा। ये लो, पर एक वक्त में ज़्यादा मत लेना, ये एक हफ्ते के लिए काफ़ी होगा। ठीक है। रहीला ने पैकेट लेकर पैसे इसके हाथ में थमाए और बाहर निकल गई। वो इसे ललचाई हुई नज़रों से जाते हुए देखता रहा। इसने जानबूझकर इसे पैकेट दिया था। जब वो इसे इस्तेमाल करती तो इसकी आदी हो जाती और जब वो ख़त्म हो जाता तो मज़ीद के लिए वो काशिफ का ही रुख करती। फिर वो इसे अपनी हर शर्त मनवा सकता था। वो मुस्कुराया। सदफ को यूनिवर्सिटी में आए कई दिन हो चुके थे और अब वो यहाँ के माहौल में काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुकी थी। सभी से जान पहचान बन गई थी और कुछ लोगों से बेतकल्फ़ी होने लगी थी, जिनमें नदीम भी शामिल था। अब वो अक्सर फारिग औकात में इसके ऑफिस से आ जाता और वो देर तक बातें करते। इस वक्त भी लंच ब्रेक होने में कुछ देर थी। वो दस्तक देकर अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए इसके दाहिनी तरफ पड़े सोफे की तरफ बैठ गया। मुझे बैठने के लिए इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं है ना? वो बैठते हुए बोला था। बिल्कुल नहीं, बैठ जाएं। वो थकी हुई सी मुस्कुराहट लिए बोली। नदीम ने इसे गौर से देख रहा था। थक गई हो? हाँ आज थक गई। इतना काम करने की आदत नहीं ना, मुसलसल क्लासेस लेती रही हूँ। ये तो है। चलो मैं दूर कर दूँ तुम्हारी थकान। वो कैसे? इसने सवाए नज़रों से उसे देखा। देखती जाओ, वो बोला और उठ के इसकी कुर्सी की पुश्त पर आ गया और आस्था से अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रख दिए और दुपट्टे के ऊपर से ही इसकी गर्दन और कंधों के पट्टों को उंगलियों में पकड़कर दबाने लगा। सदफ ने होंठ भींच ली। इसका हाथ अपने कंधों पर सरकता महसूस करके इसे सनसनी सी होने लगी थी। इसकी धड़कनें बेतरतीब हुई।
ندیم اب بس کریں, وہ बामुश्किल बोली, मगर वो रुका नहीं. इसके कंधों और गर्दन को पीछे से नरमी से उंगलियों में दबाता रहा. वो बेकरार हुई. इसके लम्स में कुछ था जो इससे बेखुद कर रहा था. चंद लम्हे वो यूं ही होंठ पीछे बैठी रही, फिर इसने हाथ हटा लिए. चलो अब जाएं लंच के लिए, वो बोला था. सदफ खुद को संभालती हुई उठी और बैग कंधे पर लटका कर दरवाजे की तरफ बढ़ी. शहजाद करीब से गुजरते हुए इनकी नजरें मिली थी. फिर जो हुआ एकदम हुआ. शहजाद ने इसे अपनी गिरफ्त में लेकर दीवार से लगा लिया और अपने होंठ इसकी गर्दन के हिस्से पर रख दिए. इसकी होंठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके सदफ सुनसी हो गई. लंच ब्रेक हो गया था और डिपार्टमेंट में कोई ना था. सब ही कंटीन की तरफ जा चुके थे. वो इसे मजबूत हाथों में थाम कर इसके गर्दन पर अपने होंठ जा बजा रख रहा था. सदफ के कंधे पर रखा पर्स इसके सिर कर इसके हाथ में आ गया. वो बामुश्किल रुख मोड़कर इसकी तरफ देखने लगी. चंद लम्हों में ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया. वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी. 29 साल जवान जहान लड़की थी. मुल्क की नामोर यूनिवर्सिटी से तलीम हासिल करके यहाँ आई थी, जिसमें इसका वास्ता कई तरह के लोगों से पड़ता रहा था. मगर नदीम कुछ अलग था. इसकी तरफ खींची जा रही थी. इसके अंदर अजीब जज्बात बेदार होने लगे थे. कोई नौउम्र लड़की ना होने के बावजूद इसने खुद को संभाल कर रखा था. ऊंचा कद, खूबसूरत अनछुआ बदन और साफ रंगत. वो हसीन थी. नदीम का लम्स इस पे बेखुदी क्यों तारी करता था वो समझ नहीं पा रही थी. कंटीन नहीं जाना क्या? सुर्ख होते चेहरे और तेज सांसों के दरमियान सदफ ने इससे पूछा. वो इसके बेहद करीब था. इसके गर्म सांसों की तपिश सदफ को अपने चेहरे पर महसूस करके बेकरार हो रही थी. नदीम ने अपना हाथ इसके तपते हुए गाल पर रखा और अंगूठा इसके होंठों पर नरमी से फेरने लगा. सदफ के होंठ नीवा हुए. कुछ देर बाद नहीं जा सकते, वो और करीब होते हुए बोला. और इसके करीब वो इसकी कुर्ब से पिघली जा रही थी. जिस समय हजान सा उबरने लगा था. नहीं, अभी चलते हैं, बाद में ब्रेक ख़त्म हो जाएगा. वो खुद को संभालते हुए बोली और खुद को छुड़ाकर बाहर का रुख किया. वो दोनों ऑफिस एरिया से बाहर आए और साथ साथ चलते सीढ़ियां उतरकर कंटीन की तरफ बढ़े. सदफ ने इसे देखा. इन दोनों को मिले चंद दिन ही हुए थे. बिला शुबा वो एक भरपूर मर्द था. लंबा कद, चौड़े कंधे, मजबूत जिस्म और चमकदार आंखें जिनमें जहानत थी. बोलने का अंदाज में एक ठहराव था. इसने दुपट्टा अपने सीने पर फैलाया और धड़कते दिल से इसके हमरा कंटीन की तरफ जाने लगी. छुट्टी का दिन था. सदफ काफ़ी देर से जागी हुई थी, मगर उठने पे दिल राजी ना था. वो कंबल में यूं ही दबकी रही. मामा कई बार आके इसे उठाने का बोल चुकी थी, मगर वह ढीठ बन के सोई हुई थी. इसके फ़ोन की मैसेज टून बजी थी. इसने हाथ बढ़ाकर तपाई पर से अपना फ़ोन उठाया. स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई. नदीम का नंबर स्क्रीन पर था, जो गुड मॉर्निंग बोल रहा था. वो मुस्कुराई. उसे जवाबी पैगाम भेजा. क्या कर रही हो? कहीं घूमने जाएं आज? नया मैसेज मसूल करने के बाद वो सोच में पड़ गई. कहाँ जाना है? बिलाखिर से रिप्लाई किया. वैसे आउटिंग पे. अच्छा ठीक है, इसने कहा. नदीम ने इसे फैमिली पार्क में आने का कहा था. वो उठी और वॉशरूम में जा घुसी. वो मुसलसल नदीम के बारे में सोचे जा रही थी, जो इसके हवास पे छा रहा था. वो बेताब थी इससे मिलने के लिए. फ्रेश होके वो कमरे से बाहर आई. अम्मी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी. वो इनके पास से गुजरते हुए किचन में आ गई और बर्तनों से नाश्ता निकाल कर खामोशी से करने लगी. बरौनी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ आई. कोई आया था घर में. पल भर में घर में बच्चों की चहकारें फैल गई. वो मुस्कुराई. जीनत खाला आई थी. वो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके बाहर आई. खाला अपने दो बच्चों की हमरा लॉन्च में बैठी थी, जबकि बच्चों ने उधम मचाना शुरू कर दिया था. वो खाला से गले मिली और इनके साथ ही सोफे पर बैठ गई. कुछ लम्हे इनसे बातें करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई. उसे नदीम से मिलने जाना था. वो वॉशरूम में घुस गई, शावर लिया, कपड़े बदले और बाहर आ गई. इसने स्टाइलिश सी स्याह रंग की कमीज़ और सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था. पजामा कदरे चुस्त था और इसकी टांगों को नुमाया कर रहा था. इस लिबास में वो क़यामत ढा रही थी, जिसका इसे बाखूबी अंदाज़ा था. वह मेज़ के सामने बैठ गई. हल्का सा मेकअप करने के बाद वो शीशे में देखकर हल्के से मुस्कुराई. छोटा सा पर्स थामा, जूते पहनकर छोटा सा दुपट्टा कंधों पर डाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई. इसका रुख लॉन्च की तरफ था. हाँ, वो लोग सदफ के लिए आना चाहते हैं. कब तक घर बैठा के रखोगी इसे? लॉन्च की तरफ जाते हुए इसने खाला को बोलते सुना तो वो ठटकी. खाला बिला शक व शुबा इसकी बात कर रही थी. वो लॉन्च में दाखिल हुई तो वो इन दोनों खामोश हो गई. सदफ ने सवाल नज़रों से इनकी तरफ देखा. कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी ने पूछा. वो दोस्त के घर, इसने जवाब दिया. कुछ देर में आ जाऊंगी. ठीक है, ख्याल रखना अपना, अम्मी ने कहा. तो वो मुस्कुराई और बाहर आकर गाड़ी की तरफ बढ़ी. नदीम से मिलने के ख्याल से इसे गुदगुदी सी होने लगी थी. इसने फ़ोन निकाल कर इससे मैसेज किया और गाड़ी स्टार्ट की.
कहाँ जा रहे हैं हम? सदफ ने बेताबी से पूछा। वो पार्क तक अपनी गाड़ी में आई थी, फिर वहाँ नदीम की गाड़ी में बैठ गई। नदीम ने पार्क के अंदर जाने की बजाय गाड़ी का रुख मोड़ लिया था। हम पार्क नहीं जा रहे, बहुत लोग होते हैं वहाँ, नदीम ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा। फिर कहाँ? वो सोच में पड़ गई तो नदीम ने इसे देखकर मुस्कुराया। डरो नहीं, तुम्हें अगवा नहीं करूँगा मैं। वो खफीफ हुई, फिर सर मोड़कर बाहर की मनाजिर देखने लगी। इनका रुख शहर से बाहर की तरफ था। वो चूंकि चूंकि लेकिन खामोश रही। वो शहर से बाहर आ गए थे, आबादी ख़त्म हो गई थी, उक्का दुक्का घर कुछ कुछ फासले पर मौजूद थे, कुछ मज़ीद दूर आकर जंगल शुरू हो गया। यहाँ सड़क के दोनों जानिब जंगली दरख्तों और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। नदीम ने एक जगह सड़क से उतारी गाड़ी और कुछ दूर ले जाकर दरख्तों के दरमियान रोक दी। वो गाड़ी बंद करके नीचे उतरा और सदफ की तरफ का दरवाज़ा खोलकर से बाहर आने का इशारा किया। कैसी जगह है ये, मिलने के लिए बताओ, वो इससे पूछ रहा था। वो आस्तगी से उतरकर बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। वो दरख्तों के वसत में थी और सूरज की रोशनी वहाँ बेहद कम पहुँच पा रही थी। अजीब सी जगह है। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, प्यारी है जगह। वो हल्की सी मुस्कुराई। चलो बैठो यहाँ, इसने कहा तो वो इस हमरा एक साफ सी जगह पर घास के ऊपर बैठ गई। वो बिल्कुल करीब ही बैठ गया। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, हमें तन्हाई मैसर ना आती। तन्हाई की क्या ज़रूरत? इसने आंख उठाकर नदीम को देखा। हम बात तो वही भी कर लेते। वो बोली। ना जाने क्यों दिल बेतरह धड़कने लगा था। वो इसके बेहद करीब बैठा था। वो अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द के इतने पास नहीं आई थी। इसका गला खुश्क होने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे तन्हाई में मिलना था, वो भारी सी आवाज़ में बोला और इसके बाजू को थाम कर नीम दराज हो गया। चंद लम्हे यूं ही गुजरे थे, फिर नदीम ने इसे खींचकर अपने करीब किया। वो इसके ऊपर ढहसी गई। इसकी सांसें तेज चलने लगी थी। नदीम ने इसे ज़रा दूर करके इसका दुपट्टा जुदा किया और इसे अपने साथ लटा लिया। वो बेकरार सी हो गई और आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगी। नदीम इसके चेहरे पर नरमी से अपने होंठ रख रहा था, इसके एक एक नक्श को चूम रहा था, साथ ही इसका हाथ इसकी नाजुक कमर को सहला रहा था। वो इसके नाजुक गुलाब भी होंठों को छूता रहा। वो इसे देखे गई। वो अपने होंठ इसके होंठों के करीब लाया तो सदफ ने आंखें बंद कर ली। इसके होंठ सुलगने लगी। इसने होंठों पे तवील बोसा लिया था। सदफ का पूरा वजूद कांप उठा। दूसरा बोसा इससे भी ज़्यादा तवील था। इनके होंठ जैसे आपस में पेवस्त से हो गए थे। इस लम्हे कहीं करीब ही खटका सा हुआ था जिसे दोनों ने ही सुन लिया था। यहाँ कोई है करीब ही, वो बोला और इससे ज़रा दूर हुआ। वो सुर्ख आंखों से इसे देखे गई। होंठ अभी भी नीं वहाँ थे। चलो देखते हैं। किसी के बोलने की आवाज़ फिर आई थी। नदीम भी जानी बड़ा। वो खुद को संभालती इसके पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर नदीम ढलान पर रुक गया और नीचे देखने लगा। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीमे कदमों से चलते हुए इसके करीब और इसके कंधे की ओर से कुछ दूर नीचे झांका। इसकी सांसें फिर से घटमट होने लगी। इससे कुछ ही फासले पर एक मर्द और औरत खुश फालियों में मसरूफ़ थे। कपड़ों से वो देहाती नज़र आते थे। औरत का लिबास कुछ हद तक उतरा हुआ था और मर्द ने इसे दबोच रखा था। अंदाज से साफ नज़र आता था कि ये औरत की रजामंदी से हो रहा है। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ वापस पलटी। पिछली जगह पर आते ही नदीम ने इसे अकब से बाजू में भर लिया। नहीं नदीम, अभी घर जाना है। फूली सांसों के बीच वो बामुश्किल बोली। इसकी पुश्त नदीम के सीने से लगी हुई थी और वो इसके हाथों को अपने पेट पर महसूस कर रही थी। नहीं, घर नहीं जाते। जो तुमने अभी देखा वहाँ वो करते हैं। इसने कान के पास सरगोशी की। इसका इशारा जिस तरफ था इसे याद करके सदफ की सांसें रुकने लगीं। नहीं नदीम, आज नहीं प्लीज़, अभी घर जाते हैं, वो खुद पे जब्त करते हुए आस्था से बोली तो नदीम ने लंबी सांस ली। ठीक है। इसने गिरफ्त ढीली कर दी। सदफ इसके घेरे से निकल आई और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। इसने दुपट्टा उठाकर खुद पर फैलाया और नदीम की तरफ देखा, फिर होंठ भींचे गाड़ी की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। वो इसके बराबर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके रोड की तरफ लाया। वो सीट से पुश्त लगाए लंबी सांस लेती रही। नदीम, ये दुरुस्त नहीं। कुछ देर बाद इसने चेहरा इसकी तरफ मोड़कर कहा। नदीम चूका था। क्या दुरुस्त नहीं है ये हमारा यूं मिलना? वो सीट पर पहलू बदलते हुए बोली। तुम मुझे पसंद करने लगी हो ना, सच बताओ? इसने अचानक पूछा था। सदफ चुप सी हो गई। इससे कोई जवाब न बन पाया था। मगर आप शादीशुदा हैं? वो हौले से बोली और गर्दन झुका दी। वो मुस्कुराया। वो शादी नहीं, बस मजबूरी का सौदा है। पर अब मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं जल्द ही इससे जान छुड़ा लूँगा।
वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, नाफरमान और झगड़ालू है, और कल ही मैंने इसे मेके भिजवा दिया है। वो रहीला के बारे में जाने क्या क्या झूठ बोलता रहा। सदफ कशमकश में मुब्तला थी। नदीम सरशार सा घर में दाखिल हुआ और वो सदफ को इसके घर छोड़ आया था। इसके कुरब का सरूर इस पर छाया हुआ था। लाउंज में रहीला इसके कपड़े प्रेस कर रही थी। इसे देखकर वो सीधी हुई और मुस्कुराई। आगे आप, इसने पूछा था। नदीम ने इसे देखा। इससे लम्हे से वो बिल्कुल सदफ नजर आई। वो सदफ से मिलकर आ रहा था मगर पूरी तरह नहीं मिला था। तिशनगी अभी बाकी थी। वो इसके करीब गया और बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचे और एक जज़ब से अपने साथ लगा लिया। इसके दिलो दिमाग पर सदफ छाई हुई थी। रहीला इसके कुशीदा सीने से लगी बेखुद हो रही थी। आज इसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। वो इसे पुराना नदीम लग रहा था। इस पे अपनी मोहब्बत बरसाता हुआ, इसे अपने सीने से बेचता हुआ वो मदहोश सी होने लगी। नदीम, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। इसकी सांसें तेज होने लगी थी, लेकिन नदीम ने सुना नहीं। नदीम, कपड़े जल जाएंगे, वो बोली तो वो इससे अलग हो गया। इसकी सुर्ख होते चेहरे को उंगली से छुआ और सोफे पर बैठकर जूते ताटने लगा। वो पलटी और कपड़े फिर से प्रेस करने लगी। अब इसके होठों पर हया आलूद मुस्कान थी। शायद इसकी दुआएं कबूल हुई थी और नदीम बदल गया था। वो काशी से नशा व दवा तो ले आई थी मगर अभी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। इसने पीछे मुड़कर नदीम को देखा। वो इसी पर नजर जमाए बैठा था। वह मुस्कुराई और जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने लगी। ये ले चाय। डिनर के बाद नदीम लाउंज में बैठकर टीवी देख रहा था जब रहीला ने इसे चाय का कप थमाया और इसके करीब ही सोफे पर बैठ गई। एक कुशन उठा के इसने गोद में रख लिया था। रिमोट दे, मैंने ड्रामा देखना है। न्यूज़ में क्या रखा है? इसने लाड से कहा। ये लो, तुम ही देखो ड्रामा। नदीम ने रिमोट इसकी तरफ बढ़ाया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। आज बाहर से आने के बाद से ही नदीम का मूड खुशगवार था। इसे मुस्कुराते हुए रिमोट लिया और अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगी। बस अब उठो, अंदर जाएं। वो चाय पीते ही उठ खड़ा हुआ था। नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। ड्रामा देख के इसने मुंह बसूरा और सोफे पर बैठी रही। सीधी तरह चलो अंदर, वरना। वो इसे घूरते हुए बोला। वरना क्या? मैं ड्रामा देख कर ही आऊंगी, वो अटला कर बोली तो नदीम ने करीब पड़ा, रिमोट उठा के टीवी बंद किया और इसे चंद लम्हे देखता रहा। फिर इसके करीब झुका और इसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और इससे पहले वो समझ पाती झुक कर इसके नरम और नाजुक वजूद को बाहों में उठा लिया। नदीम, वो चलाई। क्या है ड्रामे में? क्या है, ड्रामा भी नहीं देखने देते? इसने एहतजाज किया मगर वह अनसुनी करता हुआ इसे बाजुओं में भरकर अंदर आया और लाकर नरम बेड पर लटा दिया। वो चित लेटी इसे देखती रही। इसे लटाकर वो वापस पलटा, दरवाज़ा बंद करके लाइट धीमी कर दी और इसकी तरफ वापस आए। इसके इरादे भाम कर वो अपने आप में सिमरने लगी और कंबल ओढ़ लिया। जिस्म तपने लगा था। वो करीब आकर बिस्तर पर लेट गया और कंबल हटा के इसे बाहों में भर लिया। वो इसके सीने से जा लगी और आंखें बंद कर लीं। वो इसके नरम होंठों को चूमने लगा, इसके सीने को हाथों में बीचने लगा। वो मदहोश होने लगी, खुद को इसके हवाले करने लगी। प्यासे लब इसके होंठों से शराब होने लगे। धड़कने बेताबी के गीत गाने लगी। अंग अंग में मस्ती सी भर गई, यूं जैसे प्यासे को पानी मिल जाए जो अंदर तक उतर के से जिंदगी बख्श दे, हर गम भुला दे। वो खुद में गुम होने लगी, यूं जैसे वो कहीं ना रही हो। इसकी हस्ती मिट चुकी ये बेखुदी थी। अजब सा खुमार था, जज्बों की अलग दुनिया थी। इसने लब बींच कर बाजू उसकी गर्दन में हायल कर दिए और आंखें मूंद लीं। सदर पर शान से ड्राइव करती हुई यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। कल नदीम से मिलकर वो घर आई तो लंच पे मामा अलग ही मौजू लिए बैठी थी। हमेशा की तरह इनकी बातों का रुख सदफ की शादी की तरफ हो गया था। इन्हें इस बात का मलाल था कि 29 की होने के बावजूद वो बहुत से रिश्ते रद्द कर चुकी थी। इसे अब तक अपने घर का हो जाना चाहिए था। जीनत खाला इसके लिए रिश्ते का प्रपोजल लेकर आई थी। लड़का पढ़ा लिखा और रोजगार था और वो लोग इसे देखने देखने आना चाहते थे। सदफ ने हिले बहानों से टालना चाहा मगर वो मसर हो गई थी और इसकी हर शिकायत रद्द कर दी। शायद एक दो दिन में वो लोग इसे देखने आ जाते मगर वो नदीम के शहर में जकड़ी हुई थी, क्यों कर शादी कर पाती। इसने विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए अपनी पेशानी सहलाई। आज वो खूब तैयार हुई थी। ये सब तैयारियां नदीम के लिए थी। हल्के नीले रंग के लिबास में इसका तराशा हुआ सरापा भला लग रहा था। चेहरे पर मध्यम सा मेकअप था और होंठ सुर्ख, लिपस्टिक तले गुलाब की मानी लग रहे थे। यूनिवर्सिटी के पार्किंग में रुककर जूं ही वो गाड़ी से उतरी, इसकी निगाह नदीम पे जा रुकी। वो अपनी गाड़ी से उतरा था। इसे देखकर वह मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आया था। डिपार्टमेंट की एक क्लास टूर के लिए नथिया गली की तरफ जा रही थी। कुल 25 के करीब तलबा थे जिनके साथ एक मेल और एक फीमेल टीचर का जाना जरूरी था। मीटिंग में नदीम ने
रज़ा कराना तौर पर अपना नाम पेश किया था और फीमेल टीचर के नाम के लिए इसने सदफ़ का नाम तजवीज़ कर दिया था, जिसे कुछ डिस्कस के बाद कबूल कर लिया था। नदीम मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर आया। उसका रुख सदफ़ की ऑफिस की तरफ था। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर आया। सदफ़ अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठी हुई थी। इसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और सर को खम किया। आए नदीम, बैठे। वो बोली। नदीम इसे गहरी नज़रों से देखता हुआ इसकी ऐन सामने जा बैठा और कोनिया मेज़ पर टकाकर ज़रा आगे को झुकाया। वो इसके अंदाज से पजल सी होने लगी। इसे ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? वो इसकी निगाहों की तपी से पिघलते हुए पूछने लगी। नदीम ने ठंडी आह भरी। वो इसे अपनी बातें कैसे बताता। फिर नतिया गली के टूर की बातें होने लगी। नदीम ने इसे टूर की लिस्ट में इसके नाम के बारे में बताया तो वो ज़रा परेशान हुई। मैं कैसे जा सकती हूँ नदीम? क्यों नहीं जा सकती? जैसे सब जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। वहाँ काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है, कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी 2 दिन की तो बात है। वो इसे कायल करने लगा। ठीक है, मामा से बात करूँगी। वो नीम रजामंदी सी हो गई। ये अच्छा एडवेंचर था। वैसे भी इसे सैर तफरीह में काफ़ी दिलचस्पी थी। उम्मीद है मामा मना नहीं करेंगे। नदीम इसे निगाहों में भरते हुए बोला। गुजरी शब इसने रहीला के पहलू में बताई थी, मगर दिलो दिमाग में सदा समाई हुई थी। इन लम्हों में भी वो सदफ को सोचता रहा था, रहीला के वजूद में इसे महसूस करता रहा था। कब जाना है? सदफ पूछ बैठी। अगले बुध को। अभी कुछ दिन हैं जाने में। नदीम ने इसे इतला दी तो इसने सर हिला दिया। वो मामा से इजाज़त लेना चाहती थी। घूमने फिरने का इसे भी बेहद शौक था। सदफ चाय और दीगर लज़्मात से भरी ट्रे धकेलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वहाँ अम्मी के साथ जीनत खाला और एक बड़ी उम्र की खातून, एक मर्द और 30-32 साल का मर्द बैठे थे। अम्मी ने इसके लाख मना करने के बावजूद इन्हें बुला ही लिया था। खातून ने जल्दी से उठ कर इसे गले से लगाया और खुश दिली से इसका माथा चूमा। यहाँ बैठो बेटा। उन्होंने इसे अपने बराबर सोफे पर बैठाया। वो नर्वस होने लगी। बल्कि फर्श में गड़ी हुई थी। वो इससे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पूछती रही, जिसका जवाब सदफ हूँ हाँ करके देती रही। इससे उलझन होने लगी थी। वो वहाँ से उठ जाना चाहती थी। इसकी नज़रें सामने पड़ी। वो इससे गहरी पुरशौक नज़रों से देख रहा था। सदफ ने नज़रें चुरा ली। देखने में वो इतना बुरा नहीं था। पेंट और टी शर्ट का लिबास इस पर जच रहा था। वह नज़रें झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी और नाखूनों को खुरचने लगी। फिर वो उठकर अंदर आ गई। इनके जाने के बाद मामा इसके कमरे में आई थी। खुशी इनके चेहरे से फूट पड़ी रही थी। इन्हें फहद और इसके घर वाले बेहद पसंद आए थे। खाते पीते घर के सुलझे हुए लोग थे। वसी घर था और लड़का अच्छा कमाता था। लोग भी खानदानी थे। सदफ ने इनकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। गर्चा फहद इसे देखने और अंदाज़ा तवार में इतना बुरा नहीं लगा था, पर वो परसों की तैयारी कर रही थी जब इसे टूर पर जाना था। नदीम आज लॉन्च में बोतल खोले बैठा था। रहीला ने किचन में से झांक कर देखा। वो डिनर के बाद सिंक में पड़े बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही थी। कुछ दिनों से नदीम में आने वाली तब्दीली से वो बहुत खुश थी। वो पहले की तरह इससे बदसलूकी नहीं कर रहा था, मगर इसकी शराब नोशी की आदत इसे पसंद नहीं थी। अब भी वो सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। पैर सामने टेबल पर धरे थे। वक्फे वक्फे से जाम मुंह से लगाकर वो चुस्कियां ले रहा था। इसने बर्तन धोए, टॉवल से हाथ पूंछते हुए बाहर आई। इधर आओ मेरी बुलबुल। इसे देखकर नदीम ने हाथ लहराया था। यकीनन वो कॉफ़ी पी चुका था और नशे में था। इधर आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। इसने बहकी बहकी आवाज़ में कहा तो वो इसके पास जा बैठी। वो नापसंदगी से इसके हाथ में पकड़े जाम को देखा। इतना क्यों पी रहे हैं आप? वो नाक चढ़ाकर बोली। क्योंकि मैं खुश हूँ। वो मुस्कुराकर लहराती आवाज़ में बोला। इसे कमर से थाम कर अपनी तरफ खींचा और अपनी गोश में भर लिया। किस बात की खुशी? वो इसकी बाहों में समेट कर बोली। दिल सीने में उधम मचाने लगा था। क्योंकि हम टूर पर जा रहे हैं परसों, मैं और तुम। वो नशे में धुत था। इसे सदर समझ कर बात कर रहा था। वो चूंकि क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप नदीम? ये सदफ कौन है? मेरा नाम, नया नाम रख लिया है क्या आपने? वो खुद को पुरसुकून रखते हुए बोली। सदफ ही तो हो तुम मेरी जान। वो इसे मजीद करीब करते हुए बोला। वहाँ ऑफिस में तो मौका नहीं मिलता, पर अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। चलो अब बेडरूम में। वो इसे खुद से लगाए लड़खड़ाते हुए उठा, जबकि वो इसकी बातें सुनकर जर सी हो गई। जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। वो इसे बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा रहा था। बेख्तियार इसने अपना बाजू इससे छुड़ाया। क्या हुआ सदफ? चलो ना। इसने बाजू फिर से पकड़ा और लहराते हुए अंदर कमरे की तरफ खींचा। वो बेजान सी इसके हमरा अंदर की तरफ बढ़ी। वो किसी और धोखे में इसे साह ले जा रहा था। बेड के करीब ले जाकर नदीम ने शर्ट उतारी और इसकी तरफ मुड़ा। इसे बाजू में लेना चाहा। वो झिझक कर दूर हुई।
वो हैरान सा हुआ। क्या हुआ सदफ? वो रहीला के करीब आया। रहीला इसे जख्मी नज़रों से देखा। मैं सदफ नहीं हूँ, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। नदीम इसे आंखें पटपटाए हुए खुमार आलूद नज़रों से देख रहा था, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर आगे बढ़ के इसे बाजू में लेकर बेड पर लटाने की कोशिश करने लगा। रहीला ने इसके सीने पर हाथ रख कर इसे धकेला और इससे दूर हुई। मैं सदफ नहीं हूँ नदीम, मैं रहीला हूँ, आपकी बीवी, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। तो तुम नदीम? हल्काया। इसका नशा कदरे कम होने लगा था और वो सूरत हाल को समझने लगा था। इसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि नशे में वो अपना राज फाश कर बैठा है। वो गुस्से से रहीला को देखने लगा। वो आंखों में आंसू लिए तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। आप मुझे सदफ समझ रहे थे ना, पर आपकी तरह के लिए अर्ज है कि मैं रहीला हूँ। मैं तुम्हें प्यार से सदफ बोल रहा था, वो डटाई से बोला। बस करें नदीम, किसे धोखा देंगे आप? वो दर्द से चीखी थी। आवाज़ नीची रखो, वो गराया, और अपनी हद में रहो। मैं हद में हूँ नदीम, आप ही हद से बाहर जा रही हैं। वो चलाई आंखों के कटोरे भर आए थे। वो जबड़े भींच कर इसकी तरफ बढ़ा और हाथ इसके गले पर रख दिया। खामोश रहो तुम, जब मैं कह रहा हूँ कि प्यार से सदफ कहा तो कहा मैंने, तो मान क्यों नहीं रही? रहीला को एक लम्हे के लिए सांस रुकती हुई महसूस हुई। इसकी पुश्त दीवार से जा लगी थी, आंखें झलक पड़ने को थी। वो इसकी बदसलूकी क्यों को सहती आई थी, मगर बेवफाई सहना इसके बस से बाहर था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो बोली। एक थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था। इसका कान सनसनाने लगा। हाथ अपने गाल पर रखकर वो रोने लगी। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। नदीम आपे से बाहर सा हो गया और अपने पेंट की बेल्ट उतारने लगा था। वो सहम सी गई। इसके गुस्से से वो दहल जाती थी। बेल्ट उतार कर हाथ में घुमाते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इसकी आंखें शराब पीकर सुर्ख हो रही थी। वो अब भी काफ़ी हद तक नशे में था। नदीम ऐसा ना करे, इसने इल्तिजा की, मगर शराब की आवाज़ से बेल्ट इसके बदन शड़प की आवाज़ से बेल्ट इसके बदन पे लगी थी। वो तड़प उठी। मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकली थी। फिर बेल्ट इसके जिस्म पर तवातर पड़ने लगी। वो बहके हुए लहजे में से गालियां दे रहा था और बेड पर गिरा गिरा कर मार रहा था। इसकी हल्की हल्की चीखें और कराहें कमरे में गूंजने लगी। इसके बाजू, टांगों, पुश्त और कोलों पर बेतहाशा ज़रबें पड़ रही थी। नदीम पर इसकी इल्तिजाओं का कोई असर ना हो रहा था। वो बेल्ट से इसकी पुश्त पर मारे जा रहा था। इसकी दर्द भरी कराहें बेअसर थीं। आखिर थक कर खुद ही इसने मारना तर्क कर दिया और बेल्ट फेंक कर बाहर निकल गया। लिबास जगह जगह से फट चुका था और बाजू छिल गए थे, जिस पर नील उभर आए थे। इसका नाजुक सा बदन चूर चूर हो गया था। वो बेड पर ऊंधी मुंह पड़ी सिसकती रही। वो इस पर सितम तोड़कर घर से बाहर जा चुका था। सदफ नदीम के घर के सामने खड़ी थी। आज इसने यूनिवर्सिटी जाते जाते न जाने क्यों अपना रुख इसके घर की तरफ कर दिया था। घर के ऐन सामने गाड़ी रोक कर वो उतरी और दीवार में लगी बेल का बटन दबाया। नदीम इसे अचानक सामने देखकर क्या बोलेगा, वो दिल ही दिल में सोच के मुस्कुराई। कई घंटियां बजने के बाद दरवाज़ा खुला और एक उलझे हुए हुले वाली जवान साल औरत की झलक दिखाई दी थी। सदफ चूंकि। जी फरमाइए, इसने सवाल सदफ को सवाली नज़रों से देखते हुए कहा। वो नदीम साहब से मिलना था, सदफ ने कहा और इसे बगौर देखा। वो समझ गई थी कि ये नदीम की बीवी हो सकती है, मगर इसके हुलिये ने सदफ को चौंकाया था। इसके बाल बिखरे हुए से थे और लिबास मसला हुआ था। आंखें मत सुर्ख सी थीं, यूं जैसे वो रो रही थी। जी वो घर नहीं है जी वो नहीं है घर पे, रात को कहीं चले गए थे, इसने हाथ से अपने बाजू को सलाते हुए कहा। सदफ ने इसे बगौर देखा। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, यूं जैसे इसे दर्द हो रहा हो। सदफ चूंकि इसके बाजू पर पड़े नील सदफ की नज़रों से छुपे नहीं रह सके थे। आप कौन हैं? सदफ ने झिझकते हुए पूछा। मेरा नाम रहीला है, नदीम की बीवी हूँ, वो बुझे हुए अंदाज में बोली। सदफ के ख्याल की तस्दीक हुई थी। सदफ ने इस बात में सर हिलाया और वापस गाड़ी की तरफ मुड़ी और दरवाज़ा खोलकर उलझी हुई सी गाड़ी में आ बैठी। नदीम ने कहा था कि वो रहीला को इसके घर भेज चुका है, मगर वो घर पे थी और वो भी इंतहाई अबतर हुलिये में। सदफ सोचेगी, क्या नदीम ने इससे झूठ कहा था? क्या वो कुछ छुपा रहा था? रहीला किस हद तक जिम्मेदार थी इनके झगड़ों की? इसका दिमाग सवाल बुन रहा था। इसने सर झटका और विंड स्क्रीन के पार देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। नदीम के ऊपर इसके इत्मीनान कमज़ोर होने लगा था। वो जल्द ही इसके कमरे में आ गया था और सदफ के बिल्कुल साथ लग के खड़ा था। वो इस जितनी लंबी ना थी, मुश्किल से इसके कंधे के बराबर आती थी। इसका हाथ नरमी से इसकी कमर पर सिरक रहा था। सदफ कसमसाई इसके गाल देखने लगे थे। कैसा लगा तुम्हें कमरा? नदीम ने पूछा। अच्छा है, वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। आपका कमरा कौन सा है? ये साथ वाला, इसने कहा। काश बीच में कोई दरवाज़ा होता। नदीम ने अपना मुंह सदफ के कान के पास लाकर सरगोशी की। सदफ का दिल जोर से धड़का। क्यों? अगर दरवाज़ा ना होता बीच में तो क्या होता?
आने जाने में आसानी होती मुझे। वो इसे कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, जी नहीं, शुक्र है कोई दरवाज़ा नहीं है। आप बहुत बदतमीज़ हो, पिछली बार बहुत बदतमीज़ी की थी आपने मेरे साथ। वो इसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, इसकी सांसें तेज़ होने लगी थी। पिछली बार तो समझा कुछ हुआ ही ना था, आज रात को आगे बदतमीज़ी का मतलब समझाऊंगा तुम्हें। वो इसकी सुराहीदार दूधिया गर्दन से बाल हटाते हुए बोला और अपने होंठ वहां रख दिए। वो कांपी और सुर्ख चेहरे से नदीम को घूरा। वो दोनों पूरी क्लास के हमरा नथिया गली आ चुके थे और पहाड़ी के ऊपर बने एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। सदफ को जो कमरा मिला हुआ था वो इसमें आगे थी। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ सिंगल बेड पड़ा था, करीब ही दो सोफे पड़े थे जिनके सामने छोटी सी मेज़ थी। खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी। अटैच बाथरूम भी मौजूद था। इसके आने के कुछ देर बाद नदीम आ गया था और अब खिड़की में इससे लगकर खड़ा था। मैं तो दरवाज़ा बंद करके सोऊंगी, तब क्या करेंगे आप? बंद करके ना सोना, 10 बजे आऊँगा। और फिर इसने मायने खेजी अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। सदफ ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। इसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। ठीक है, वो होंठ काटते हुए बोली, आज ना रात को आऊँगा, तैयार रहना, अभी जा रहा हूँ। वो इसकी कमर को थपथपाते हुए बोला और बाहर की तरफ बढ़ा। सदफ होंठ पीछे खिड़की में खड़ी रही। इसके वजूद में अजीब सी बेकरारी फैलने लगी थी। रहीला शिद्दत से रोने के बाद बहुत देर से एक ही पोज में सोफे पर बैठी थी। पिछली 2 रातें मुश्किल से गुजरी थी। वो एक लम्हे के लिए भी ना सो पाई थी। इसका नाजुक बदन नदीम के दिए हुए जख्मों से चूर था। फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। जबकि नदीम टूर पर जा चुका था। देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद वो उठी और होंठ पींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। वो एक फैसले पर पहुंच गई थी। बेडरूम में जाकर उसने एक बैग निकाला और अपने कुछ जोड़े तय करके इसमें रखने लगी। बैग बंद करने के बाद वो वॉशरूम में गई और मुंह पर चंद छींटे मारे और तौलिए से चेहरा खुशक करती हुई बाहर आ गई। कपड़े बदल कर वो बेड के किनारे आ बैठी और साइड पर पड़े टेबल की दराज खोलकर कुछ तलाश करने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद वो इसके हाथ लगी थी। ये वो पुड़िया थी जो उसे काशिफ ने दी थी। वो अपने हालात से फरार की तलाश में थी। इसने टेबल पर पड़े जग से गिलास भरा और पुड़िया से थोड़ा सा नशा सफूफ गिलास में डालकर घोलने लगी। अच्छी तरह घोलने के बाद इसने लंबी सांस ली और गिलास लबों से लगा लिया। चल लम्हा बाद इसके दिमाग पर धुंसी छाने लगी थी। इसे अपना वजूद हल्का हल्का हवाओं में तैरता हुआ महसूस हुआ। वो वहीं बिस्तर पर ढह गई। फिर इसके हवास कदरे बहाल होना शुरू हुए। न जाने कितनी देर वो यूं ही खुद से बेखबर बिस्तर पर पड़ी रही थी। वो चित लेटते खाली नजरों से छत को देखेगी, फिर इसी अंदाज में उठ बैठी। झुककर पाँव में जूते पहने और पास ही पड़ा बैग उठाकर लड़खड़ाते कदमों से बाहर की जाने बढ़ी। बदन पे एक सुरूर की सी कैफी छाई हुई थी। नशे की हिद्दत से गाल सुर्ख हो रहे थे। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गई और लॉन को रुबूर करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ी। बैग इसने कंधे से लटका रखा था। दरवाजा खोलकर वो डगमगाते कदमों से गली में आगे बढ़ने लगी। वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इनके करीब से होते हुए वो आगे आई। अमीना खाला के घर के सामने आकर वो दीवार के सहारे खड़ी होगी और लरसता हुआ हाथ बढ़ाकर घंटी के बटन पर हाथ रखा। इसका जहन नशे से मलगूब हो रहा था। दरवाजा खोला और काशिफ का चेहरा नजर आया। इसने रहीला को बगौर देखा। आंखों में एक चमक सी लहराई थी। रहीला बिना कुछ बोले अंदर की जानिब आई और लौन गुबुर करते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। वो इसके पीछे ही आ रहा था। घूमते सर के साथ इसने सीढ़ियां चढ़ी और लॉन्च में आ गई, जहाँ इसके ख्याल में अमीना खाला को होना चाहिए था, मगर वहाँ कोई ना था। सोफे के करीब आते ही हुए इसने पलटकर काशिफ को सवाली नजरों से देखा। खाला कहाँ है? नहीं है घर पे, इसने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, मगर इसकी नज़रें रहीला के वजूद में गिरी हुई थी। कहाँ गई हैं? इसने बेचैनी से पूछा। वो लॉन्च के दरवाजे के अंदर सोफे के पास खड़ी थी और बैग अभी तक इसके कंधे से लटक रहा था। इसका चेहरा तप रहा था और हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। इस अल्फाज की अदायगी में मुश्किल हो रही थी। शायद इसने ड्रग्स की कुछ ज़्यादा डोज ले ली थी। मार्केट तक गई हैं, आती ही होंगी। तुम बैठो, काशिम ने इसे गौर से देखते हुए कहा। वो इसकी कैफियत को भांप गया था। तुम ठीक तो हो ना? रहीला फीका सा मुस्कुराई और खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ ठीक हूँ, वो बोली। नहीं ठीक नहीं हो तुम, बैठो सोफे पर। वो करीब आया और बैग इसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दिया। फिर इसे बाजू से पकड़कर सोफे की तरफ ले गया। बैठो यहाँ। रहीला खामोशी से बैठ गई। नशे ने इसकी कुव्वत इरादा कमज़ोर कर दी थी। वो इसकी बातों पे अमल कर रही थी। इसने सोफे की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। इस पे नकाहत सी तारी होने लगी थी। इसका दिल कर रहा था वहीं सो जाए। काशिफ इसके करीब ही सोफे पर आ बैठा। वो आंखें बंद किए बैठी रही। जिस्म पे फनूनगी का गलबा था। बदन से जैसे जान नुचड़ गई थी। पानी दूं तुम्हें? इसने कहा और करीब पड़े टेबल से गिलास भरा। एक बाजू रहीला के कंधों पर रखकर इसे सहारा देकर सीधा किया और गिलास इसके होंठों से लगा दिया। रहीला ने चंद घूंट हलक से नीचे उतारे थे।
काशिफ ने गिलास वापस टेबल पर रख दिया, उसके करीब बैठा था। इनका बदन आपस में मिस हो रहा था। रहीला ने इसका बाजू अपने कंधे से हटाना चाहा, मगर इसमें इतनी सकड़ नहीं थी। ज़हन ख्वाबेदा था, मगर वो काशिफ की हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। वो इसके मजीद करीब हुआ जा रहा था। वो बेचैन होने लगी, अजीब सी बेबसी थी। काशिफ, मुझे घर छोड़ाओ। इसने रुक रुक के बामुश्किल कहा। छोड़ाऊंगा, क्या जल्दी है? इसने कहा और रहीला को अपनी होश में ले लिए। वो बुरी तरह बेकाबू हो रहा था। रहीला मजामत के काबिल नहीं थी। उसकी खामोशी को शायद काशिफ रजामंदी समझ रहा था और इसे अपने साथ लपेटता रहा था। वो इसके गिरेबान के खुले हिस्से पर अपने होंठ रखने लगा। रहीला की आंखें भर आने लगी। इस लम्हे घंटी की आवाज़ आई। काशिफ चौंका। वो इसे सोफे पर छोड़कर बाहर की तरफ लपका। बाहर से अमीना खाला की आवाज़ आई थी। वो सोफे पर ढहसी गई। न जाने कितनी देर बाद वो कदरे संभली। अमीना खाला इसके पास ही बैठी थी। काशिफ कहीं फरार हो चुका था। वो इनसे बातें करने लगी। फिर इसने इन्हें बताया वो घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी और अम्मी अब्बू के घर जा रही थी हमेशा के लिए। सदफ ने डिनर कर लिया था। वो कमरे में आकर लेट गई थी। कमरे में बिजली के हीटर की खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। 10 बजे में कुछ देर बाकी थी। वो नदीम के बारे में सोचने लगी। इसकी रीढ़ की हड्डी से सनसनाहट सी उभर कर पूरे बदन में फैली थी। फिर इसे नदीम की बीवी का ख्याल आया। शायद नदीम ने इससे गलत बयानी की थी, मगर वो झूठ क्यों बोलेगा। इसने सोचा, खैर पूछ लूंगी। हो सकता है वो लड़की जिससे मैं मिली थी वो काफ़ी अबतर हालत में थी। वो इसकी बीवी ना हो, कोई और हो। इसने सोचा। 10 बजे से कुछ पहले ही दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई थी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला। नदीम अंदर आया था। सदफ ने बाहर देखा। सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। सर्दियों की इन रातों में बाहर कोई नहीं बैठ सकता था। इसे अंदर आते हुए देख लिए जाने का इम्कान कम था। वो दरवाज़ा बंद करके पलटी ही थी कि नदीम ने इसे बाजू में भर लिया। इसका भरा भरा सांचे में ढला जवान बदन इसके चौड़े सीने से मिस होने लगा। सदफ ने बेकरार होकर आंखें बंद कर ली। इसकी सांसें तेज चलने लगी थी। बहुत दूर रह लिए हम, आज सारी दूरियां ख़त्म करूंगा। इस कमरे में, इस बेड पे। सदफ को इसकी सरगोशी सुनाई थी। वो इसे बाजू में लेकर बींच रहा था। नदीम ने इसका चेहरा ज़रा ऊपर करके अपने होंठ इसके नरम रसीले होंठों पर रख दिए और नरमी से चूमने लगा। सदफ की सांसें रुकने सी लगी। वो बेखुद हो रही थी। वो इसे बेतहाशा चूम रहा था। नदीम नीचे को झुका और इसे ऊपर को उठाया और इसका चेहरा नदीम से ऊपर हो गया। नदीम ने इसे यूं ही पकड़े हुए गर्दन पर चूमने लगा। वो लर्जने लगी। इसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। नदीम ने अपना चेहरा सदफ के नरम गर्दन में धंसा लिया। इसे यूं ही ले जाकर बेड पर बैठा दिया और सीधा करके बेड पर लटाने लगा। नहीं नदीम, वो बेतहाशा सुर्ख चेहरे के साथ बोली थी। क्यों, क्या हुआ? वो ठटका। आप शादीशुदा हो तो क्या हुआ? मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, पर आपकी बीवी है। वो बेड पर उठ बैठी थी। इसने इसे कंधों से पकड़कर वापस लटाना चाहा था, मगर नाकाम रहा। वो कई हफ्तों से मेके गई हुई है यार, नहीं बनती इससे मेरी। नदीम ने कहा तो सदफ ने इसे बेयकीनी से देखा। वो इसके मुंह पर झूठ बोल रहा था। मैं परसों आई थी आपके घर, इसने हौले से कहा। किस वक्त? वो कदरे बुलखला गया था। सुबह को। आप नहीं थे। दरवाज़ा आपकी वाइफ ने खोला, तब थी वो घर पे। अब आप कह रहे हैं वो घर गई है कई हफ्तों से, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नदीम ने रटाई से कहा। वो कतरे झंझलाया हुआ था और इसके करीब आना चाहता था। मुझे पड़ता है फ़र्क, आप झूठ बोल रहे हो मुझसे। वो करीब पड़ा दुपट्टा लेते हुए बोली। आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पसंद। अच्छा सॉरी, अब यहाँ आओ। नदीम इसे बाजू से पकड़ा, मगर इसने खुद को छुड़ा लिया। नहीं, अब आप अभी जाओ यहाँ से, सदफ ने इसे दूर करते हुए कहा। सदफ तुम। नदीम ने कुछ कहना चाहा, मगर सदफ ने इसकी बात काट दी। नदीम अभी जाएं प्लीज़, मुझे मजबूर ना करें। वो चंद लम्हे से होंठ बीचते देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। वहाँ क़याम के बाकी दिन भी इसके बीच ज़्यादा बात नहीं हुई। वो कई बार सदफ के पास आ जाता था, मगर वो हूँ हाँ करके जवाब देती रही। घंटी की मुसलसल बजती हुई आवाज़ से नदीम की आंख खुल गई। इसने बेड से उठना चाहा, मगर कोई इससे लिपटा हुआ था। ये करीब 25 साल की सांवली मगर खूबरू सी लड़की थी, जिसे वो पिछली रात चंद हजार के वस अपने साथ लाया था। रात की मुशक्कत के बाद अब वो बेड पर बिखरी हुई सी सो रही थी। नदीम ने इसे खुद से जुदा किया। वो रात भर अपनी वहशत इस पर उतारता रहा था। अभी भी वो बरना हालत में कंबल के अंदर लेटी हुई थी। वो जरा सा कसमसाई और करवट बदलकर दूसरी तरफ लेट गए। नदीम की नज़र इसके पुश्त पर पड़ी थी। इसकी चिकनी कमर से कंबल ढलक गया। नदीम ने उंगली से इसकी कमर की हड्डी को गर्दन से लेकर नीचे तक छुआ। घंटी अब भी बज रही थी। शायद कोई उंगली बेल पर रखकर भूल गया था। वो अपनी तवज्जो से लड़के से हटाता हुआ मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता उठा। चप्पल पैरों में अड़ेसे और किसी कदर डोलते कदमों से बरौनी दरवाजे की तरफ बड़ा शर्ट पहनने की जहमत नहीं की थी इसने।
दरवाज़ा खोल कर उसने बाहर झांका। बाहर मस्कीन सी शक्ल वाला दरमियानी उम्र का डाकिया खड़ा था। क्या बात है? इसने पाड़ खाने वाली अंदाज में कहा। नींद से उठाए जाने पर वो झंझलाया हुआ था। साहब, आपकी डाक आई है। इसने मौतबाना अंदाज में हाथ में पकड़े लिफाफे इसकी तरफ बढ़ाए। नदीम ने लिफाफा लेकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और वापस अंदर की तरफ आए, जहां इसकी गुज़िश्ता शब की साथी नींद में मदहोश पड़ी हुई थी। रहीला को घर से गए 2 हफ्ते से ऊपर हो गए थे। इसने पलट कर नहीं देखा था। परसों नदीम ने इसे कॉल किया और इसे वापस आने का हुक्म दिया तो इनकी तलब कलामी हो गई थी। नदीम ने इसे गलीज गालियां देकर फ़ोन बंद कर दिया था। तब से वो पेशावर औरतों को घर लाने लगा था। 1 हफ्ते में ये तीसरी लड़की थी। वो वापस बेडरूम में आया और बेड पर बैठ गया और इसके पीछे वो महवे ख्वाब थी। चंद लम्हे वो बेड के किनारे गैबी दिमागी के आलम में बैठा रहा। फिर हाथ में पकड़े लिफाफों में से एक चाक किया। इसमें से एक कार्ड निकला था। कार्ड के मजमून पर नजर पड़ते इसके 14 तबक रोशन हो गए। नींद फौरन दूर हो गई। ये सदफ का शादी का कार्ड था। वो शादी कर रही थी। दूल्हे का नाम फहद रजा लिखा हुआ था। नदीम के मुंह से बेख्तियार सदफ के लिए गंदी सी गाली निकली थी। वो इसके गदराए हुए जिस्म को हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन अब इसे कोई और ले उड़ा था। कुतिया है वो, गंदी नस्ल की। वो बड़बड़ाया। तपाई सामने तपाई पर से शराब की आधी बोतल उठाकर चंद घूंट लिए। आधी वो रात को पी चुका था। कार्ड को कारपेट पर फेंक कर इसने दूसरा लिफाफा उठाया। इसे खोलकर देखने के बाद इसे पहले से भी बड़ा झटका, हैरत का झटका लगा था। ये खुला का नोटिफिकेशन था। रहीला ने इससे खुला लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इसने हाथ में पकड़ी बोतल पूरी कोस से दीवार पर मारी। गालियों का एक फुहारा सा इसके मुंह से फूटा था। इसके अक्का में लेटी लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठी और हरासा नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ डार्लिंग? इसने ऊंची आवाज में पूछा। नदीम ने इसे गाली दी। इसने पलट कर लड़की को एक गंदी गाली से नवाजा, जिसका इसने कतन बुरा नहीं माना। शायद वो इसकी आदी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, वो गरजा था। लड़की सहम सी गई और एक चादर लपेट कर बाथरूम की तरफ बड़ी। कपड़े पहनकर वो बाहर आई तो उसका होलिया कदरे सुलझा हुआ था और दरवाजे की तरफ बड़ी। अपनी मेहनत की कीमत वो रात को ही वसूल कर चुकी थी। एक निगाह इसने नदीम पर डाली। फिर जरूरत हो तो कॉल कर देना इसने कहा। नदीम ने शायद सुना ही नहीं। वो बाहर निकल गई। वो हारे हुए जवारी की तरह बैठा हुआ था, कंधे झुके हुए और चेहरा वीरान था। इसकी नज़र एक कागज़ पर पड़ी जो शायद किसी लिफाफे में था और अब कारपेट पर गिर गया था। इसने उठा के पढ़ा। जब जख्म फैलकर नासूर बन जाए तो इन्हें काट कर अलग कर देना चाहिए। ये रहीला की हैंड राइटिंग थी। शायद वो इसके और अपने रिश्ते की बात कर रही थी। इसने एक खजानी कहका लगाया और कैबिनेट के पास जाकर शराब की नई बोतल निकालने लगा। अपने किए का फल इससे मिल रहा था। अपनी कसकाहट वो शराब में डुबोना चाहता था। सदफ अपनी ख्वाबगाह में जहाजी साइज के डबल बेड पर कंधों तक कंबल ओढ़े महवे ख्वाब थी। इसकी आंख खुलने लगी। किसी के गरम गरम सांसें इसके चेहरे और गर्दन से टकरा रही थी। इसने आंखें खोलकर देखा और इत्मीनान की सांस ली। फहद इसके करीब ही लेटा इसकी तरफ करवट लेकर इसे गर्दन पर चूम रहा था। सदफ ने लेटे लेटे इसकी खुशबू अपने अंदर उतारी। इनकी शादी को 2 महीने होने को थे। नथिया गली से आने के बाद वो कई हफ्ते शशोपंच का शिकार रही थी। नदीम से वो बदगुमान थी। फिर इसे नदीम के बारे में कुछ और बातें पता चली। इसके डिपार्टमेंट के कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इसके सामने टीचर का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया था। वो कई टीचर्स के साथ मुलविस रहा था। यूनिवर्सिटी के बाहर भी इसके कारनामों की बाज़ गश्त सुनाई देती थी। वो इससे बज़न हो गई और सामने होने पर कतरा कर निकलने लगी। वो कई बार इसके ऑफिस आ जाता, मगर वो लिए देर ही रहती। वो खुद ही मायूस हो गया। फिर इन ही दिनों फहद और इसके घर वाले जुआ मांगने लगे। वो इसे देख कर गए थे और पसंद कर चुके थे। सदफ ने हाँ कर दी और इसकी फहद से शादी हो गई। अब इसे इसे अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ा था। फहद मोहब्बत करने वाला शोहर साबित हुआ था, जो इसका हर तरह से ख्याल रखता था। वो कभी कभी नदीम के बारे में सोचने पर खुद को कोसती थी, मगर वो वक्त गुजर चुका था। अब वो बेहद पुरसुकून और अपने शोहर के साथ मुतमिन थी। गुड मॉर्निंग। सदफ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो अपने चेहरा इसके करीब लाए हुए पहलू में लेटा हुआ था। गुड मॉर्निंग। फहद ने इसे लेटे लेटे बाहों में भरते हुए कहा और इसके सीने से लग गई और इसकी धड़कनें सुनने लगी। ये धड़कनें इसे प्यार का गीत गाते हुए महसूस हो रही थी। वो नगमा जिसके लिए इसने तवील इंतजार किया था। वो आंखें मौंद गई। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, थोड़ा सा बोल्ड था। मैंने इसको आपके साथ ही पढ़ा था। तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।